दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक केस गया जिसमें ये बात थी कि भाई एक इंडिविजुअल जो कि पहले शेड्यूल्ड कास्ट में था, लेकिन उसने अपनी एक तरीके से रिलीजियस कन्वर्जन कर लिया और वो क्रिश्चियनिटी में चला गया। तो ऐसे में फिर वो कहता है कि भाई मेरे साथ में कास्ट का पॉइंट लेकर के अभी भी एट्रोसिटीज हो रही है। तो यहां पर जो SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट 1989 है उसके तहत जो भी अब्यूजर्स हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि देखो हमारे पास में एक प्रॉपर ऑर्डर है 1950 का, जिसका नाम है देखो कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950, जिसमें क्लॉज 3 साफ साफ ये कहता है कि कोई इंडिविजुअल अगर हिंदुइज्म को फॉलो करता है, फिर उसमें ऐड किया गया 1956 में सिखिज्म को फॉलो करता है, और 1990 में यह भी ऐड कर दिया कि बुद्धिज्म को फॉलो करता है। अगर यहां पर किसी तरीके का कास्ट को लेकर के इशू आता है, तब तो देखो आप यहां डिमांड कर सकते हो कि जो भी इंडिविजुअल्स कल्प्रिट है उनके खिलाफ में कार्रवाई हो। लेकिन आप जैसा कि बताया कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर चुके हैं जहां पर कास्ट जैसा कोई सेगमेंट आता ही नहीं है, तो वहां पर आप SC/ST एक्ट 1989 को लेकर के इस तरीके से कार्रवाई नहीं करवा सकते। तो ध्यान रखें, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट है जो कि इन तीनों रिलीजन के अलावा हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म, इन तीनों के अलावा अगर किसी भी रिलीजन में कोई कैंडिडेट है जो कि पहले जन्म से हो सकता है कि शेड्यूल्ड कास्ट में हो और उसने फिर बाद में रिलीजन कन्वर्ट कर दिया हो, और रिलीजन कन्वर्जन में इन तीनों के अलावा किसी और रिलीजन में है, जैसे यहां पर क्रिश्चियनिटी का केस है, तो वो फिर यहां पर SC/ST एक्ट 1989 के तहत जो भी अपनी प्रॉब्लम्स है, सफरिंग्स है, प्रॉब्लम्स है, उनको एड्रेस नहीं करा सकता। और ये बात आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने भी पिछले साल अप्रैल में कही थी कि भाई क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए हमें कानून जो है 1989 का, उसके पहले का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के बेसिस पर हमें देखना होगा, और वो ऑर्डर किसके तहत है? क्लॉज 3 के तहत। ध्यान रख लेना। फिर हम बात कर लेते हैं 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम की। देखो इंडिया है ना, खुद 6th जनरेशन फाइटर जेट्स डेवलप करना चाहता है, और उसके लिए देखो हमारे पास में कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा है नहीं, तो हम इंटरनेशनली जो भी इनिशिएटिव्स है उनको ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जिनमें एक तो है ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम और दूसरा फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम। इन दोनों में से कोई भी अगर हम ज्वाइन कर लेते हो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। अब देख लेते हैं क्या है पूरा मामला। देखो 6th जनरेशन फाइटर जेट डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल के एयरक्राफ्ट होंगे, जिनमें स्टील क्वालिटी बहुत शानदार, जिनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल, जिनमें AI का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। एडवांस्ड वेपन आप यूज करेंगे, जैसे कि लेजर वेपन का यूज करते हुए हाई बीम के थ्रू अपने एनिमी को खत्म करना। ठीक है, तो 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोडक्शन करने से रिलेटेड इंडिया एक्सप्लोर कर रहा है कि इन दोनों में से किसी एक ग्रुप में हमारी एंट्री हो जाए। इसमें एयर ड्रिवन सिस्टम होगा, मैंने बताया। इसमें ड्रोन्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, जिसको लॉयल विंगमैन के नाम से भी जाना जाता है ना। इसके अलावा एडवांस स्टील सेंसर होंगे, जिससे कि डिटेक्शन भी ना हो और साथ ही साथ एनिमी के जो भी अटैक्स आ रहे हैं उनको टैकल किया जा सके। डायरेक्ट हाई एनर्जी वेपन यूज किए जाएंगे, जिसमें लेजर बीम, हाई एनर्जी सिस्टम। अब देखो ग्लोबली देखिए तो यूएस, यूरोप और जापान अच्छी प्रोग्रेस इसमें कर रहे हैं। जैसे यूएसए की बात करें तो उनके द्वारा नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस NGAD एयरफोर्स ये एयरक्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिसमें अपने F-22 रैप्टर को रिप्लेस करेगा। ठीक है, इसमें यूएसए की बोइंग और लॉकहीड मार्टिन कंपनी काम कर रही है। साथ ही साथ एक और है FA-XX नेवी, नेवल वर्जन होगा, जो कि वहां पर जो ये जो नेवी के जो आप कहते हैं ना फाइटर करियर जो हुआ करते हैं, जहां से आपके आराम से फाइटर जेट्स टेक ऑफ और लैंड किया कर सकते हैं, नेवल शिप जो होता है ना, तो वहां पर FA-18EF जो है ना, सुपर हॉर्नेट सेगमेंट के, उनको रिप्लेस करने की तैयारियां चल रही है। चाइना भी अपना JXX हुलोंग फायर ड्रैगन के नाम से तैयार कर रहा है 6th जनरेशन फाइटर जेट। इंडिया की बात करें तो हम देखो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन भी अभी अटके हुए हैं। टारगेट है 6th जनरेशन कैपेबिलिटी की तरफ जाना। तो इंटरनेशनली जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं उनमें हम एंगेज करें। अब जिनकी बात हम कर रहे हैं, जिनको इंडिया इंटरेस्ट से देख रहा है, एक तो GCAP, इसकी बात करें तो ये 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम है। इसमें ध्यान रखना है यूके, इटली और जापान काम कर रहे हैं, और कोशिश है कि 2035 तक ये अपना फर्स्ट फाइटर जेट इंडक्ट कर लेंगे। इसमें सिस्टम ऑफ सिस्टम्स पे काम होगा, मतलब डिफरेंट फाइटर जेट, ड्रोन्स, डेटा नेटवर्क, इनको एक दूसरे से कनेक्ट करके बड़ा एक सेंट्रलाइज इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया जाएगा, जिससे कि एनिमी को टैकल करना आसान हो। लॉयल विंगमैन ड्रोन्स मैंने बताया, ऑटोमेटिकली ऑपरेट करने वाले ड्रोन्स भी इसमें इंक्लूडेड होंगे।
एआई सेंसर्स का फ्यूजन होगा, साथ ही साथ नेक्स्ट जनरेशन वेपन भी इसमें यूज होंगे, जैसे कि हाई एनर्जी हमने लेजर सेगमेंट की बात की। तो ये ध्यान रख लेना किन किन कंट्रीज का कोलैबोरेशन है, क्या फीचर है। और दूसरा जो है इंडिया एक्सप्लोर कर रहा है वो FCAS। इसमें क्या है, ये एक यूरोपियन प्रोग्राम है जिसमें फ्रांस, जर्मनी और स्पेन तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें भी वही चीजें, नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट डेवलप करना, कॉम्बैट क्लाउड तैयार करना जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, रिमोट करियर्स जिसमें ड्रोन्स का इंपॉर्टेंट रोल हो गया, और एडवांस प्रोपल्सन सिस्टम जिससे कि हाई स्पीड पर और लंबे टेन्योर तक एक बार फाइटर जेट ने अगर उड़ान भर ली तो वो लंबे समय तक आराम से हवा में रह सके। इंडिया अगर 6th जनरेशन प्रोग्राम को किसी को ज्वाइन करता है ना, तो देखो एक तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सीधी बात है इनके पास में टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है, तो वो हमें बेनिफिट मिलेगा, फिर हमारी लोकल प्रोडक्शन कैपेबिलिटी पर भी हम काम कर पाएंगे। स्टेल्थ कैपेबिलिटी की बात करें तो सीधी बात है आने वाले समय में चाइना हमारे लिए रियलिटी में एक थ्रेट है, कभी भी युद्ध हो सकता है, सिचुएशन अगर बिगड़ती है तो हमें तैयारी रखनी है। इंडस्ट्रियल बेनिफिट हमारी लोकल प्रोडक्शन को हम प्रमोट कर सकते हैं। फिर बात आता नो क्वार्टर नो मर्सी फॉर एनिमीज। देखो होता क्या है कि अभी यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है ना, उन्होंने एक बात कही है, पीट हेगेस्ट। इनका यह कहना है कि ईरान के साथ जो हमारी लड़ाई चल रही है उसमें हम सीधा सा एक फॉर्मूला पे चल रहे हैं, नो क्वार्टर नो मर्सी फॉर आर एनिमी। इसका मतलब सिंपल है कि एक इंडिविजुअल जो कि ईरान की तरफ से लड़ाई कर रहा है और वो इंडिविजुअल सरेंडर कर रहा है कि भाई हाँ ठीक है मैं माफी मांगता हूं, या फिर मैं सरेंडर कर रहा हूं कि मेरी तरफ से मैं अटैक नहीं करूंगा, तो यहां पर यूएसए का ये जो स्टैंड है इसका मतलब ये हो गया कि चाहे तुम घायल हो, चाहे सरेंडर करो, कुछ भी करो, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये अपने आप में इंटरनेशनल कन्वेंशंस के अगेंस्ट में जाता दिखाई पड़ रहा है। मतलब ये कि एनिमी के जो कॉम्बिटेंट्स हैं, सोल्जर्स हैं, वो किसी भी हालात में आपके सामने आके सरेंडर करे, कुछ भी करे, कि वो कैपेबल नहीं है फाइट करने के लिए, लेकिन फिर भी आप मारोगे, निहत्ते हो चाहे कुछ भी हो। तो ये जो चीज है ये अपने आप में बड़ी कंसर्निंग हाईलाइट हो रही है। इसके लिए आप देखो द हैग रेगुलेशन है 1907, वो साफ साफ ये कहता है, इसमें देखो आर्टिकल 23D एक्सप्लिसिटली फॉरबिड्स डिक्लेयरिंग दैट नो क्वार्टर विल बी गिवन। नो क्वार्टर का मतलब आप थोड़ा सा भी स्पेयर नहीं दोगे, स्पेस दोगे ही नहीं, तो हैग रेगुलेशन इसको मना करता है कि भाई ये चीज बिल्कुल भी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है। वहीं पर एडिशनल प्रोटोकॉल्स की बात करें जिनेवा कन्वेंशन में, उसमें भी आर्टिकल 40 में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि किसी भी तरीके से सर्वाइवर को आप ये नहीं कह सकते कि आप जिंदा रहने की कोई क्षमता नहीं रखते हो। मतलब ये कन्वेंशन भी साफ साफ है, ये नो क्वार्टर नो मर्सी वाला जो सेगमेंट है उसको बिल्कुल डिक्लाइन करता है कि बंदा एकदम सरेंडर ही कर रहा है कि भैया मेरे पास हथियार नहीं, मैं अटैक नहीं करूं, मुझे जेल में डाल दो, राइट। तो वहां पर आप उसको मारने की बात कर रहे हो, तो ये तो बहुत गलत हो गया। रोम स्टैट्यूट की बात करें जो कि आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड से रिलेटेड है, इसमें आर्टिकल 8 साफ साफ ये कहता है कि नो क्वार्टर अगर आप डिक्लेयर करते हो तो इट विल बी क्लासिफाइड एज वॉर क्राइम, कि आप इंटरनेशनली और नॉन इंटरनेशनल सेगमेंट में इस तरीके के अगर कॉन्फ्लिक्ट्स में आप सरेंडर करने वाले इंडिविजुअल को अगर पनिश कर रहे हो या मार रहे हो, तो ये चीजें फिर बाद में इंटरनेशनली एक गलत मैसेज देंगी। कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, यहां पर मामला ह्यूमैनिटेरियनिज्म का आ गया कि ह्यूमन को सेंटर में रख के सोचो आप कैसे एक इंडिविजुअल को सरेंडर करते टाइम पे कह रहे हो कि नो क्वार्टर नो मर्सी, बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे और जो भी हम मार ही देंगे। ये एक तरीके से नॉर्मली जो एक प्रोटेक्शन मिली हुई है वॉर प्रिजनर्स ऑफ वॉर को, वो मोर और लेस यहां पर आप खत्म कर रहे हो। फिर इसके चलते आप सोचो कितना गंदा युद्ध हो सकता है ना, तो वो मानवता खत्म हो जाती है फिर वहां पर। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट हाईलाइट हुआ, ध्यान रख लेना कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्लॉज यहां पर रिलेट करते हैं। फिर आता है भारत ट्राइब्स फेस्ट। देखो ट्राइफेड और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन्होंने मिलकर के 18 से 30 मार्च 2026 इसमें अब चल ही रहा है, नई दिल्ली में ये भारत ट्राइब्स फेस्ट ऑर्गेनाइज करा है। इसमें क्या है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज के अपने ट्रेडिशन है, चाहे फूड से रिलेटेड हो, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड हो, एक इनको इंटरनेशनल एक्सपोजर दिलाने से रिलेटेड ये प्रोग्राम है, समझ गए। तो इसमें ट्राइबल आर्ट्स हो गए, कल्चर, हैंडीक्राफ्ट, क्यूजीन, इनको प्रमोट करना और उनके अंदर में एक एंटरप्रेन्योरियल सेगमेंट को डेवलप करना कि हाँ भाई आप अपनी जो क्वालिटीज हैं, जो आपको आता है, उससे पैसा कमा सकते हो इंटरनेशनली अपनी रिकॉग्निशन के बेसिस पे। इससे ट्राइबल कम्युनिटीज का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा। की फीचर्स, लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन देखा जा रहा है, 200 के लगभग तो क्यूरेटेड स्टॉल्स लगाई जा रही है जिनमें 78 वैन्स लगाई जा रही, 78 आपके वन धन विकास केंद्र लगाए जा रहे हैं और 310 मास्टर ट्राइबल आर्टिसंस वहां पे काम कर रहे हैं अपने प्रोग्राम, मतलब इस फेस्ट के दौरान अपने कामों की, अपनी कहते हैं ना कि कौशल को, अपने स्किल्स को शो कर रहे हैं।
इसमें देखो कल्चर और क्यूलिनरी, दैट मीन्स खाने पीने की बड़ी वो एक अटेंशन मिल रही है, जिसमें थीम भी ली गई है फॉरेस्ट टू प्लेट, कि कैसे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग फॉरेस्ट में सरवाइव करते हैं, कैसे अपनी अपनी यूनिक कहते हैं क्यूजीन्स बनाते हैं, फिर उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज के बारे में बताएंगे। तो लगभग 120 क्यूजीन्स को यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है और 400 के लगभग आर्टिशंस ये काम करेंगे यहाँ पर ट्राइबल डांस और म्यूजिक को लेकर के। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव भी यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, दैट इज रिजा। इसका मतलब हो गया रिवाइवल ऑफ इंडिजिनस स्किल्स एंड आर्टिशंस। याद रख लेना इसका। इसका मेन मुद्दा क्या है कि कैसे भी करके ट्राइबल टेक्सटाइल्स को, जिनमें इरी सिल्क है ना, कोट पार्ट कॉटन, डोंगारिया एम्ब्रॉयडरी, इनको ग्लोबल फैशन के साथ इंटीग्रेट करना। आजकल आप देखो किस तरीके से शर्ट्स का इनका पैटर्न आया है कि ट्राइबल कम्युनिटी जिस तरीके के कपड़े पैटर्न में पहनते हैं या जो एक डिजाइन बनाते हैं वो मोर और लेस दुनिया भर में चल रहा है। अब टैटू बनाने का जो आइडिया है वो दुनिया भर में चल तो रहा है, लेकिन अगर उसको हम ओरिजिनली जाकर के देखें तो ट्राइबल कम्युनिटीज की तरफ से ये शुरू हो चुका था, है ना। फिर आ जाओ वर्ल्ड वाटर डे में। देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अर्ज किया है सिटीजन्स को कि भाई पानी को हमें कंजर्व करने के लिए काम करने की जरूरत है और मोर और लेस ये सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सवाल, वर्ल्ड वाटर डे कब आता है? तो 22 मार्च। समझ गए। इसमें मेन मुद्दा रहता है फ्रेश वाटर के कंजर्वेशन और उसको सस्टेनेबल मैनर में यूटिलाइज करना। अगर हम ओरिजिन की बात करें तो 1992 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट जो है, ठीक है, यूएन सीड जो हुई थी, एक रियो अर्थ समिट की हम बात कर रहे हैं मोटी मोटी, उसमें ये पॉइंट हाईलाइट हुआ था कि भाई 22 मार्च का जो दिन है वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, पानी के कंजर्वेशन पे हमें काम करना होगा। और 1993 में अल्टीमेटली इसको वर्ल्ड वाटर डे के तौर पे रिकॉग्निशन दे दिया। मेन मुद्दा फ्रेश वाटर कंजर्वेशन पे काम करना है, ग्लोबल वाटर चैलेंजेस को हमें टैकल करना है, क्योंकि वाटर स्कैर्सिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। अभी कुछ दिनों पहले की रिपोर्ट आई थी, शायद 40% या 70% के लगभग, कि हमें क्लियर हो चुका है कि वहां पर तो पानी की प्रॉब्लम है ही। तो आप समझिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सस्टेनेबल गोल नंबर 6 है ना, उसमें क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात हो तो उसको अचीव करना है 2030 तक। थीम अब की बात ध्यान रखनी है, वाटर एंड जेंडर। इसका मतलब यह है कि वाटर कंजर्वेशन तो आप करेंगे ही, प्लस आप इंक्लूसिव ग्रोथ और इंक्लूसिविटी पर भी ध्यान दे रहे हैं। स्लोगन रहा वेयर वाटर फ्लोज इक्वालिटी ग्रोज। इसमें आप सिग्निफिकेंस देखें, वाटर क्राइसिस से संबंधित लोगों को अवेयर करना, क्योंकि एक तरफ तो पानी की कमी, दूसरा पॉल्यूशन का ज्यादा बढ़ना, सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर मेंटेन नहीं होना, ये चैलेंज है। इंदौर वाला केस आप समझ सकते हैं। फिर आता है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को मेंटेन प्रमोट करना, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन और ये सारी चीजें। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करें तो यहां पर वुमेन एम्पावरमेंट की बात भी हो रही है ना, महिलाओं को आगे ला करके और उनका रोल जो है पानी से संबंध में, उसको एक तरीके से प्रोग्रेस सेंटर में लाना। वर्ल्ड वाटर डे की बात करें तो ये अगेन ग्लोबल कॉपरेशन को प्रमोट करना और साथ ही साथ वाटर गवर्नेंस को कैसे इफेक्टिव बनाया जा सके उस पर काम करना। फिर आती है निंगोल वन इनिशिएटिव। देखो इसकी बात करें तो मणिपुर गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टार्ट किया हुआ है, पहली चीज। दूसरा, निंगोल जो शब्द है इसका मतलब होता है मैरिड वुमेन, है ना, शादीशुदा महिलाएं जो कि बहुत जिम्मेदारी के साथ में रिसोर्सेज को मैनेज करती हैं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मणिपुरी सोसाइटी में जो एक इंपॉर्टेंस है ना शादीशुदा महिलाओं की, उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए, जिससे कि वहां पर फॉरेस्ट रिसोर्सेज को कंजर्व किया जा सके। स्टार्ट कब हुआ? इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2026, जो कि 21 मार्च को आता है, तब ये लॉन्चिंग हुई है निंगोल वन इनिशिएटिव। समझ गए होंगे, फॉरेस्ट और बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड ये प्रोग्राम है। इसमें मेन चीज अगर देखें तो मणिपुर है ना, वो 74% एरिया मणिपुर का फॉरेस्ट एरिया के अंडर आता है। और मोर और लेस देखें तो वहां पर डिपेंडेंसी अपनी लाइवलीहुड की, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज सीधा फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है, तो उनकी इकोनॉमी, उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना। चैलेंज क्या आ रहा है? एक तो देखो वहां पर क्या हो, पॉपी कल्टीवेशन बहुत हो रहा है, जिसकी वजह से ड्रग्स का अब्यूज हो रहा है। फॉरेस्ट फायर का बड़ा चैलेंज आ रहा है, इलीगल एक्सट्रैक्शन माइनिंग का इशू है, इसको टैकल करना। फ्यूचर प्लान ये है कि मणिपुर के जो टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट है उन सब में इस प्रोग्राम को प्रॉपरली इंप्लीमेंट कराया जाए। इससे क्या होगा कि फॉरेस्ट पे जो डिपेंडेंसी है उसके चलते सस्टेनेबिलिटी लाई जा सके, ऑयल जो क्रॉप्स हैं उनको अगर ग्रो कराने का स्कोप निकले तो वो किया जा सके, जैसे पाम ऑयल और इनकी हम बात करते रहते हैं। मतलब कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को पुश भी करना है। साथ ही साथ बैम्बू जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉर्थ ईस्ट में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, अगर हम सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से देखें। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की बात करें, 21 मार्च को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको 2012 में डिक्लेयर कर दिया। और अब की बार की थीम हमें ध्यान रख लेनी है फॉरेस्ट एंड इकोनॉमीज। समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट टेराफैब। देखो इलॉन मस्क की दो कंपनियां हैं, है ना, एक तो आपने सुनी होगी टेस्ला और एक आपने सुनी होगी स्पेसएक्स।
दोनों का कोलैबोरेशन मिला करके ये एक टेराफैब मतलब एक फैब्रिकेशन प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने की बात की एलोन मस्क ने, कि बोला दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो भी चिप्स होती है ना, इंटीग्रेटेड चिप्स आईसीज होती हैं, बोला उनकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम हो रही है और डिमांड लगातार बढ़ रही है, तो उसके लिए हम काम करेंगे। तो ध्यान रख लेना, ये फैसिलिटी टेक्सास ऑस्टिन में एडवांस टेक्नोलॉजी फैब्रिकेशन यूनिट के तौर पे लॉन्च की गई है। इसमें जनरेशन का टारगेट मतलब आप देखो कि कंप्यूटर्स जब ऑपरेट करते हैं तो उनको एक लार्ज स्केल पे अगर आप ऑपरेट करो तो वहां पर कितनी पावर का यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो उसको हम पावर कंजम्पशन या पावर यूटिलाइजेशन को वॉट में कन्वर्ट करते हुए देखते हैं। तो ऐसे में 1 टेरावाट जितना कंप्यूटर कैपेसिटी डेवलप करने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट होगी चिप्स की, वो एआई चिप्स प्रोड्यूस करने का टारगेट है। इसी के नाम पर इसका नाम रख दिया टेराफैब। टेरा का मतलब हो गया ट्रिलियन वॉट्स, है ना। इसकी बात करें तो इसमें टेस्ला और स्पेसएक्स काम करेगी, मैंने बताया आपको ऑलरेडी। और इसमें मेन टारगेट है कि इंटरनेशनली अभी तक देखें तो ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है टीएसएमसी, और एक सैमसंग, बोले इनके अलावा और कोई एआई चिप्स में ज्यादा कोई प्रोडक्शन दे नहीं रहा और इनकी सप्लाई चेन में इतनी ज्यादा आउटपुट आ नहीं रहा। तो ऐसे में बोला हमें जो डिपेंडेंसी है इन चिप्स के लिए इन दो कंपनियों पे, उसको हमें रिड्यूस करना है। फ्यूचर विजन क्या है, मैंने बताया कि पहले तो शुरुआत होगी कि कैसे भी करके 10 से 20 गीगावाट कंप्यूटिंग कैपेसिटी की जो चिप्स हैं वो डेवलप की जाए, और ये तो हो जाएगी अर्थ के लिए, है ना। और 1 टेरावाट का टारगेट है स्पेस के लिए। मतलब ये कि अर्थ पे तो जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए काम होगा ही, एआई ड्रिवन ये जो चिप्स है उनके बेसिस पे, और साथ ही साथ स्पेस एक्सप्लोरेशन का भी यहां पर टारगेट सेट किया है। तो आप सोच सकते हैं कितना एडवांस सोच करके ये लोग आगे चल रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा रिवीजन की। जीसीएपी ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम अगर देखें तो वहां पर क्या यूएस जापान ऑस्ट्रेलिया, यहां पर यूएसए था क्या, सोचना जरा। रोम स्टैट्यूट की बात करें तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस था या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल आईसीसी था, बताना आप मुझे। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की अब की बार थीम क्या है, फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक्स, बिल्कुल सही है। टेराफैब की बात करें तो स्पेस एक्सप्लोरेशन से नहीं है, ये तो एआई बेस्ड हमारी जो चिप मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है उस पे एलोन मस्क का एक इनिशिएटिव जहां पर टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों मिलकर काम करेंगे। फिर कल के क्वेश्चंस आपसे पूछा था, एक तो क्वेश्चन नंबर 68 है ना पीवाईक्यू, इसमें पूछा था इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस एज टू वेदर अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल। हाँ, इसमें पूछा आपसे कि 10th शेड्यूल के अंडर में अगर कोई भी मेंबर ऑफ हाउस, या मेंबर ऑफ हाउस में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो सकता है, एमएलए भी हो सकता है, तो अगर वो 10th शेड्यूल के तहत एक तरीके से अपनी मेंबरशिप खत्म करने की तैयारी कर चुका है ना, डिस्क्वालीफाई करने की तैयारी कर चुका है, तो उस डिसीजन में उसमें डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड फाइनल डिसीजन क्या प्रेसिडेंट का होगा, जहां पर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। ऐसा तो आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि फाइनल जो डिसीजन होता है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का होता है। लोकसभा है तो लोकसभा के स्पीकर का होगा, राज्यसभा है तो चेयरपर्सन का हो जाएगा, चेयरमैन का हो जाएगा, समझ गए। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। दूसरा, देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखो, ये स्टेटमेंट जो है ये आपको हर जगह पे बहुत बार रिपीटेडली देखने को मिल जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन्ड है कि नहीं मेंशन्ड है। अब जनरली अभी तक हमने देखा ना, तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन होने की बात ज्यादा होती है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पार्टीज का मेंशन हो चुका है जब ये 10th शेड्यूल ऐड की गई। तो 10th शेड्यूल पार्ट किसका है, कॉन्स्टिट्यूशन का ही तो है, समझ गए। तो इस तरीके से दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर इज डी। फिर बात आती है एक इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन की, कि आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80,000 करोड़ है, रेवेन्यू रिसीट है वो 60,000 करोड़ है, गवर्नमेंट जो है वो बजट में बता रही है कि 10,000 करोड़ का हमने उधार लिया है और 6,000 करोड़ का हमने इंटरेस्ट पेमेंट किया है। तो पूछा है कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या 20,000 होगा, तो सीधी बात है एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट को आपने निकाला तो 80 में से 60,000 करोड़ गए तो 20,000 करोड़ आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। फिस्कल डेफिसिट की बात, भाई फिस्कल डेफिसिट का मतलब सिंपल है कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, टोटल रिसीट कितनी है, उसमें से जो डिफरेंस आया वो आपने बैलेंस बनाया, तो वो क्या किया, उधारी तो लिया। तो इसका मतलब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, आपका उधार लिया हुआ अमाउंट ही। तो 10,000 करोड़ एकदम सही है। और फिर बात आती है प्राइमरी डेफिसिट की, तो सीधी बात है प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है कि आप फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दो। इसका मतलब सिंपल हो गया कि 10,000 में से 6,000 करोड़ निकाल दो तो 4,000 करोड़ आ गया। तीनों स्टेटमेंट एकदम परफेक्टली राइट है। बाकी एक्सप्लेनेशन आप यहां पर देख सकते हैं, ये पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। फिर आज के क्वेश्चन आपके सामने ये है, आंसर देने की कोशिश करना। फिर आपको चाहिए पीडीएफ, कुछ नहीं करना है, पिंड कमेंट दिया हुआ है उसमें, वहां पर पीडीएफ के लिए आपको
लिंक पे क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली आपको पीडब्ल्यू की एप्लीकेशन की तरफ डायरेक्ट कर देगा। वहां से आप पीडीएफ उस पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन करने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।